जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो हम उसकी हर छोटी बड़ी बात पर गौर करते हैं। शर्तें क्या होंगी, ऑफर क्या है ना? पर एक बात जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है वो ये है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कैसे होगा। क्योंकि देखिए, किसी भी डील का अंत उतना ही बल्कि कभी-कभी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है जितनी उसकी शुरुआत। तो आज हम इसी के अलग-अलग पहलुओं को समझेंगे। तो ये है हमारा आज का सफर। हम एक कॉन्ट्रैक्ट की पूरी जिंदगी देखेंगे, उसकी सबसे अच्छी, सबसे शांतिपूर्ण समाप्ति से लेकर उन मुश्किल हालातों तक जहां चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती हैं, और जानेंगे कि तब कानून कैसे काम करता है। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। सोचिए, एक कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या? एक वादा ही तो है। लेकिन तब क्या होता है जब वो वादा पूरा ना हो पाए या हालात ही कुछ ऐसे बन जाएं कि उसे पूरा करना नामुमकिन हो जाए? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आइडियल सिचुएशन से, मतलब वो स्थिति जो हर कोई चाहता है। हर कॉन्ट्रैक्ट का मकसद यही होता है कि वो शांति से, बिना किसी झंझट के पूरा हो जाए। और ऐसा होने के दो सबसे आम तरीके हैं। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट की, कह सकते हैं, हैप्पी एंडिंग। या तो दोनों पार्टियों ने अपना अपना काम 100% एकदम परफेक्ट तरीके से पूरा कर दिया, या फिर दोनों ने मिलकर तय किया कि चलो ठीक है, अब इस डील को यहीं खत्म करते हैं। ये सबसे सीधे, सबसे साफ सुथरे तरीके हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के, बिना किसी झंझट के। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सीधी लकीर में तो नहीं चलती। तो तब क्या होता है जब कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जिस पर किसी का कोई कंट्रोल ही ना हो, और वो घटना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना नामुमकिन बना दे। चलिए देखते हैं ऐसे में कानून क्या कहता है। इसे एक बहुत ही मशहूर केस सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर से समझते हैं। कहानी सीधी सी है। एक कंपनी थी जिसने कुछ जमीनी प्लॉट्स बेचने का वादा किया। सब कुछ तय हो चुका था, एक सामान्य सी बिजनेस डील। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सरकार ने उस जमीन को युद्ध के लिए अपने कब्जे में ले लिया। अब सोचिए, कंपनी वो जमीन कैसे बेचती? वो तो बेच ही नहीं सकती थी। तो क्या अब कंपनी पर वादा तोड़ने का इल्जाम लगेगा? और यही कानून का एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 56, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं। अब ये क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि भाई अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जिस पर किसी का बस नहीं था, ना एक पार्टी की गलती ना दूसरे की, और उस घटना की वजह से कॉन्ट्रैक्ट का पूरा मकसद ही खत्म हो जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो वादा अपने आप शून्य हो जाएगा, खत्म। लेकिन रुकिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है हर मुश्किल सौदे से बाहर निकलने की। कानून बहुत साफ कहता है, अगर मुश्किल का अंदाजा पहले से था, या मुश्किल खुद की पैदा की हुई है, या फिर डील सिर्फ महंगी पड़ रही है, मुनाफा कम हो गया है, तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। ये सिर्फ असल नामुमकिन हालातों के लिए है। तो अब आते हैं उस सिचुएशन पर जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जब एक पार्टी जानबूझकर या अपनी लापरवाही से अपना वादा नहीं निभाती। कानून की भाषा में इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध का उल्लंघन। ये उल्लंघन भी देखिए दो तरह का हो सकता है। एक तो है एक्चुअल ब्रीच, मतलब जब डिलीवरी की तारीख आई और काम नहीं हुआ। और दूसरा है एंटिसिपेटरी ब्रीच, जब कोई पार्टी तारीख आने से पहले ही हाथ खड़े कर दे और साफ साफ कह दे कि भाई ये काम मुझसे नहीं होगा। नतीजा दोनों का एक ही है, वादा टूट गया। तो जब वादा टूटता है तो कानून क्या करता है? देखिए, सबसे पहला और सबसे आम उपाय है डैमेजेस, यानी हर्जाना। इसका मकसद ये है कि जिस पार्टी का नुकसान हुआ है उसकी आर्थिक भरपाई की जाए। पर सवाल ये है कि हर्जाना कितना मिलेगा? ये तय होता है एक बहुत पुराने और मशहूर केस हेडली बनाम बैक्सेंडेल के दो नियमों से। पहला नियम कहता है कि वो नुकसान तो मिलेगा ही जो वादा टूटने से सीधे तौर पर बिल्कुल स्वाभाविक रूप से होता है, और दूसरा नियम कहता है कि वो खास नुकसान भी मिल सकता है जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दोनों पार्टियों को अंदाजा था कि अगर वादा टूटा तो ये नुकसान भी हो सकता है। इस नियम को समझने के लिए चलिए गंगा सरन बनाम रामचरण केस से प्रेरित एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक सप्लायर ने खरीदार को 100 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से कपास सप्लाई करने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन हुआ ये कि डिलीवरी के दिन सप्लायर ने माल नहीं भेजा, और उस दिन बाजार में उसी कपास का रेट बढ़कर 150 रुपये प्रति यूनिट हो गया था। अब खरीदार को तो माल चाहिए, तो उसे बाजार से महंगा खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ हर्जाना कैसे तय होगा?
बहुत सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट की कीमत और बाजार की कीमत में जो अंतर है, यानी 50 रुपए प्रति यूनिट, ये मुआवजा खरीदार को वापस उसी आर्थिक स्थिति में लाने की कोशिश है जिसमें वो होता अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाता। और अब आते हैं सबसे आखिर में उन सिचुएशंस पर जहां कोई लिखा पढ़ी वाला कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, या फिर वो किसी वजह से अमान्य है, लेकिन फिर भी एक इंसान ने दूसरे को कोई फायदा पहुंचाया है। ऐसे में क्या होगा? यहाँ पर कानून खुद सामने आकर इंसाफ करता है। ये सब कुछ एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सिद्धांत पर टिका है। कानून को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि कोई किसी दूसरे के नुकसान पर, उसकी मेहनत पर या उसकी प्रॉपर्टी पर मुफ्त में फ़ायदा उठाए। इसी को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये कोई असली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो पार्टियों ने आपस में किया हो। नहीं, ये तो कानून की तरफ से लगाई गई एक जिम्मेदारी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि इंसाफ हो सके। कानून में ऐसी कई स्थितियां बताई गई हैं, जैसे मान लीजिए अगर गलती से किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएं, तो वो उन पैसों का मालिक नहीं बन जाता। कानून कहता है कि उसे वो पैसे लौटाने पड़ेंगे, भले ही दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो। और इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत ज़रूरी सिद्धांत है क्वांटम मेरिट। इसका सीधा साधा मतलब है जितना काम किया है उतना पैसा पाने का हक है। मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आधा काम हो चुका है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से ख़त्म हो जाता है, तो जिसने आधा काम किया है उसे उस काम का वाजिब पैसा तो मिलना ही चाहिए। तो हमने देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना अक्सर उसे शुरू करने से कहीं ज़्यादा पेचीदा हो सकता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वाकई में एक वादा है, तो उसे तोड़ने की असली कीमत क्या है? क्या वो सिर्फ पैसों में आंकी जा सकती है, या फिर इसमें भरोसे और इंसाफ जैसी चीज़ों की भी कोई कीमत होती है?